हेलो, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। आप जितने भी इंटरनेशनल बुक्स देखेंगे इंडिया के अंदर या यूके या यूएसए के अंदर, जो इंटरनेशनल बैकलॉरेट, आईबी डिप्लोमा, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जो बुक्स हैं, उसमें ये जो चैप्टर्स हैं, सेल वाला चैप्टर हो गया आपका, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर हो गए, ये सारे के सारा पहला यूनिट होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बायोलॉजी का फाउंडेशन है। अगर आप इसको बाद में पढ़ेंगे तो आपको हमेशा मतलब कि इनएविटेबल है कि आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके उतना कवर करिएगा। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर, क्योंकि ये ओवरऑल बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर्स हैं। और चाहे एनसीईआरटी उसका देख लीजिए, उसमें भी इसका भले से 3 चैप्टर हैं, लेकिन इसका वेटेज हमेशा से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा देखने को ही मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी ओके, हिंदी में ये जो फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले सबको आप क्या देगा, बेसिक इंट्रोडक्शन देगा। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपका है कि आखिर लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप सबसे पहले जिस चीज़ को पाएंगे वो होगा आपका सेल। क्योंकि अगर सेल है तो चीज़ें लिविंग हैं, सेल नहीं है तो चीज़ें लिविंग नहीं है। ये बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है, इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, सेल को कहा जाता है कि ये आपका बेसिक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर इससे आप नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको भले से मॉलिक्यूल्स मिल जाए, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये जीवित है, क्योंकि इससे नीचे भी ऐसे लिविंग तो नहीं कहूँगा मैं, बट ऐसे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। आपका वायरसेस हो गए, आपके प्रायंस हो गए। प्रायंस क्या होता है? प्रायंस होता है केवल प्रोटीन्स होते हैं वो, और जैसे वायरसेस होते हैं उसी टाइप का कुछ होता है वो। उसको हम देखेंगे आगे कि आखिर प्रायंस क्या होते हैं, या फिर आपका वायराइड्स या वायरन्स क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें लिविंग्स में नहीं आती हैं। लिविंग्स में केवल वो चीज़ आएगी जिसके अंदर कि एक पूरा सेल होगा। अब सेल कहने को तो आपने बोल दिया कि एक टर्म ही तो है सेल, लेकिन सेल अपने आप में क्या क्या चीज़ें इनकैप्सुलेट करते हैं, क्या क्या आइडिया इनकैप्सुलेट करता है। कुछ एटलीस्ट 3 चीज़ें तो इतनी बेसिक हैं कि चाहे आपका कोई भी सेल इस दुनिया में हो, उस पर ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। ये 3 चीज़ें होंगी। आपका नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्यों ज़रूरी है? बाहर का एनवायरनमेंट, आपको अगर कुछ रिएक्शंस करने हैं अंदर, अगर आपको कुछ लाइफ से रिलेटेड, जिनको कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोला जाता है, अगर वो करने हैं और अगर वो कन्फाइंड एनवायरनमेंट में नहीं है तो भाग जाएंगे। प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते ही भाग जाएंगे कहीं और, रिएक्शन सबस्ट्रेट भाग जाएंगे। आपको उनको एक कन्फाइंड बाउंड्री में रखना बहुत ज़रूरी है, और उसका काम करता है सेल मेम्ब्रेन। तो इसका क्या काम हो गया? आइसोलेशन देने का, कि एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट देता है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद आता है आपका जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूक्लियस कुछ नहीं होता है। न्यूक्लियस केवल एक कवरिंग होती है, एक सेफ करने के लिए, आपको जो क्रोमोसोम या डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं। तो आपका दूसरा जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल इस बात को पुख्ता करता है कि हाँ, आगे आने वाली जनरेशन्स में इंफॉर्मेशन जा रहा है। जेनेटिक मटेरियल कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन है, केवल और केवल इंफॉर्मेशन। ओके, जैसे आपका बाइनरी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 2, 1 और 0। आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कितना अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 A to Z। ऐसे ही आपका डीएनए भी एक लैंग्वेज है, और इसमें 4 अक्षर होते हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ATCG। और ATCG का डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब बनता है तो वो एक अपने आप में इंफॉर्मेशन कोड करता है। ठीक है, तो आगे से हमेशा जेनेटिक मटेरियल को क्या कंसिडर करना है कि एक इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक जाना बहुत ज़रूरी है, तभी लाइफ कंटिन्यू रहेगी। हमारा जो डीएनए है बहुत पुराना, भले से चेंज हो रहा है, बनता आ रहा है नया, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद जो पहला नाइट्रोजनस बेस बना हो वो शायद अभी भी मौजूद हो। वेरी हाईली अनलाइकली, बट मे बी पॉसिबल। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट कि उसकी प्रोबेबिलिटी है एग्जिस्ट करने की। तो नंबर 2 हो गया जेनेटिक मटेरियल जरूरी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कोड करता है वो। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो आपको हर एक लिविंग सेल में देखने को मिलेगी, उसका नाम है राइबोसोम। और राइबोसोम रहता है आपका प्रोटीन कोडिंग मशीनरी, मतलब आपकी एक फैक्ट्री है जो कि आपका प्रोटीन बनाएगी।
और प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर काम कर सकता है। आपका प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर सकता है, आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में काम कर सकता है, आपका प्रोटीन कुछ भी कर सकता है। पूरा का पूरा सेल इस प्रोटीन पर टिका हुआ है। तो 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं किसी भी सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमेशा आपको देखने को मिलेंगी। पहली सेल मेम्ब्रेन, दूसरा जेनेटिक मटेरियल, तीसरा राइबोसोम। एट लीस्ट दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ सेल टू लिव। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया बेसिक सेल का। अब हमने बोला था कि ये सेल अगर है तो लिविंग है, सेल नहीं है तो लिविंग नहीं है। इसीलिए इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह दिया जाता है। अब इसको अगर देखा जाए तो सेल आपका कितने कितने तरीके का ऊपर है। आपका सेल हो सकता है या तो प्रोकैरियोट और या फिर आपका सेल हो सकता है यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है? आपका, मैंने तो बोल दिया, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। अगर जेनेटिक मटेरियल को बड़े अच्छे से किसी सेफ में सजा करके रखा हुआ है तो उसको कहा जाएगा यूकैरियोट। कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए वाला जो पोर्शन है, उसको आपने एक सेफ में बंद करके रखा हुआ है और इस सेफ का नाम होता है न्यूक्लियस। अगर ये सेफ नहीं है और आपका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही बाहर की तरफ पड़ा हुआ है तो इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। इसके नाम में भी इसी चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट आ रहा है कैरियोन से। ओके, तो प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, कैरियोन आ रहा है कैरियोट आ रहा है कैरियोन से, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर सो कॉल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, तो यहाँ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, थोड़ा पुराना सा न्यूक्लियस है। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का, कैरियोट भी आ रहा है कैरियोन से, तो उसका मतलब हो गया ट्रू न्यूक्लियस, कि जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री हो उसको यूकैरियोट कहा जाएगा। तो ये एक तरीके से आपका विभाजन हो गया। किसके बेसिस पे? कि न्यूक्लियस है कि न्यूक्लियस नहीं है। आपका विभाजन आप सेल के लेवल पे भी कर सकते हैं कि आपका ये यूनिसेल्युलर हो सकता है और या फिर आपका ये मल्टीसेल्युलर हो सकता है। ओके, एक सेल हो गया तो यूनिसेल्युलर, बहुत ज़्यादा सेल हो गए तो मल्टीसेल्युलर। ये जो चाहे यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, 3 चीज़ें क्या रहेंगी कॉमन? कि एक तो भाई सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए बाहर एनवायरनमेंट से बचने के लिए, दूसरा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, तीसरा राइबोसोम होना चाहिए। ये 2 चीज़ें क्लियर। तीसरा पॉइंट है कि आखिर क्या चीज़ है, कि आखिर सेल का रोल क्या है। कि सेल बोल दिया आपने, ठीक है, ये भी आपने बोल दिया। अब ये तीनों चीज़ें इसको क्या मुहैया करा रही हैं? ये तीनों चीज़ें इसको इतना इंश्योर कर देती हैं कि आप इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर जाओगे। क्या कर जाओगे? इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। आपका इंडिपेंडेंट सर्वाइवल हो जाएगा। पहली चीज़ तो इसने ये बता दी इसको, है ना। इंडिपेंडेंट सर्वाइवल अगर हो रहा है तो ये सारे के सारे फंक्शन करना चाहिए जो कि एक लिविंग बीइंग को करना चाहिए, तो सारे फंक्शन कर पाएगा ये, ठीक है। तो चलिए फटाफट से ये जो 3 आइडिया हमने देखे हैं, कौन कौन से 3 आइडिया? आइडिया नंबर 1 आपका ये वाला, कि आपका 3 चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी हैं। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपका जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम। ये आपको हर सेल में मिलेंगे। आपको उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं? एक बेसिस हो गया, प्रोकैरियोट में डिवाइड कर दिया और यूकैरियोट में डिवाइड कर दिया, डिफाइनिंग द न्यूक्लियस को डिफाइन करते हुए। और कितने सेल हैं? एक सेल है तो यूनिसेल्युलर और ज़्यादा सेल है तो मल्टीसेल्युलर। इसके अलावा सेल, ये 3 चीज़ें आ जाने से सेल अपना सर्वाइवल खुद इंडिपेंडेंट सर्वाइवल कर सकती है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और यही आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन भी कर सकती है सारे के सारे। अगर ये सारी चीज़ें आ जाएं तो सारे फंक्शन अपने आप हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि यही लिखा है कि कुछ और भी लिखा है। कुछ और लिखा होगा तो उसको भी साथ साथ देख लेंगे। कि आप जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको चीज़ें लिविंग भी दिखती होंगी और नॉन लिविंग भी दिखती होंगी। लेकिन आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछा है कि आपका, कि जो ये आखिर कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है और कौन सी है जो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या उनके अंदर नहीं होती है? जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर जो चीज़ नहीं होती है वो क्या चीज़ है? तो आपको द आंसर इज दैट द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि सबसे आपका बेसिक आंसर क्या होगा? कि सेल है तो लिविंग है, सेल नहीं है तो लिविंग नहीं है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में वो किससे कंपोज हुए हुए हैं? सेल से कंपोज हुए हैं। और यही सेल थ्योरी भी कहती है। आगे हम देखेंगे सेल थ्योरी क्या है, किसने दी थी, क्या हुआ था।
और सम आर कंपोज ऑफ द सिंगल सेल, कुछ तो सिंगल सेल के बने होंगे, ये भी देख चुके हम कि सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर होते हैं। और क्या नाम है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर कहते हैं उनको, और जो ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कह देते हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर सेल्स हैं वो भी और मल्टी सेलुलर सेल्स वो भी क्या है कि मतलब एज ए होल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए 3 चीज़ें जो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम। ठीक है, ऑल्दो राइबोसोम भी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही आ रहा है, बट हम इसको इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये आपका हर सेल में पाया जा रहा है। क्योंकि बाकी चीज़ें हर सेल में पाई जाए ज़रूरी नहीं, बट एटलीस्ट ये तीनों चीज़ें तो हर सेल में पाई ही जाएंगी। एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग, के अगर आपका इससे सेल से कुछ भी कमती है, आपका वो सेल इंडिपेंडेंट लिव नहीं कर सकता। वायरस भले से आपका जब सेल के अंदर आ जाए तो एक तरह से लिविंग की तरह बिहेव करता है, मगर अगर सेल को हटा दिया जाए, होस्ट को हटा दिया जाए, जिसके ऊपर बैठा हुआ उसको हटा दिया जाए, तो वो भी लिविंग नहीं है, वो भी एक क्रिस्टल की तरह एक बाहर पड़ा रहेगा, एक धूल की मिट्टी की तरह बाहर पड़ा रहता है। हेंस द सेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ साइंटिस्ट्स पे, और उन साइंटिस्ट्स का जिक्र हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए कि सेल थ्योरी का जिक्र जहाँ पे होगा, भाई सबसे पहले 1665 में सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के पिताजी की शायद वाइन की फैक्ट्री थी, और वहाँ पर उन्होंने जब वाइन का जो ढक्कन होता है जो कि कॉर्क से बना होता है, अगर ये ढक्कन होता है इस तरीके, अगर आपको पता हो, देखा हो या सुना हो या पिक्चरों में ज़्यादातर देखने को मिलता है आपको, तो इसको जब तोड़ मरोड़ के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो कुछ ऐसा फिगर दिखाई दिया, मानो कि आप जैसे कि किसी ऊपर हवा में तैर रहे हो और ऊपर से आप कुछ कमरों को देख रहे हो, और उस टाइम पर कमरों को सेल कहा जाता था, तो उन्होंने कहा यार ये तो सेल की तरह लग रहा है, तो वहाँ से टर्म आया। आपने प्रिजनर सेल्स का भी नाम सुना होगा ना, कि प्रिजनर सेल, तो वहीं से उसका नाम आया है सेल। तो सेल का टर्म भी इन्होंने दिया, और पहली बार जो सो कॉल्ड सेल जो देखा, ऑल्दो ये डेड सेल था, जो कॉर्क होता है वो डेड सेल होते हैं, तो वो रॉबर्ट हुक ने देखा। उसके बाद आए आपके अगले साइंटिस्ट, उनका नाम था एंटन वॉन लेवेनहक, और उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, ऑब्जर्व्ड द वेरी फर्स्ट लिविंग सेल। देखिए एक बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है आपका फिजिक्स में और बायोलॉजी में। ये रिश्ता ये है कि जैसे जैसे फिजिक्स की बढ़ोतरी हुई और जैसे जैसे फिजिक्स ने आपको नए नए इक्विपमेंट्स दिए, बायोलॉजिस्ट ने उन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया और लिविंग थिंग्स के बारे में नई नई जानकारी आपको प्रोवाइड कराते चला गया। शुरुआत हो रही है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास आपका फिजिक्स ने ही दिया था, और ये आपको केवल चीज़ों को बड़ा करके देखने के काम में आता था, और बायोलॉजी यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ के बाद फिर आपका आ जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद आ जाएगा आपका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और अलग अलग तरीके की माइक्रोस्कोपी। जब लाइट से भी काम ना चला तो हम आ गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी ऊपर काम नहीं चलेगा तो हम आ जाएंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे। ये नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया इंपॉर्टेंट है। आइडिया कह रहा है कि जैसे जैसे फिजिक्स ने आगे आगे कदम बढ़ाए, बायोलॉजी उसके कंधे पर पैर रख करके आगे और बढ़ता चला गया। ठीक है, तो जैसे जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए और अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आए, अगर ये लोग ऑब्जर्व नहीं करते तो कोई कोई और ऑब्जर्व कर लेता, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। तो इन्होंने एंटन वॉन लेवेनहक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर। अब आ जाते हैं हम अपनी सो कॉल्ड सेल थ्योरी के ऊपर, कि सेल थ्योरी आखिर है क्या। 1838 और 1839 में ये दो साइंटिस्ट थे, मैल्थिस शील्डन और थियोडोर श्वान। शील्डन एंड श्वान ने दोनों ने एक ही साल के अंतर पर सेम बात कही। शील्डन जो थे बॉटनिस्ट थे, और बॉटनिस्ट के अलावा इन्होंने सेल थ्योरी दी कुछ इस तरीके से दी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी प्लांट मौजूद हैं वो एक बेसिक यूनिट से बने हैं। इट्स जस्ट लाइक अ लेगो ब्रिक। एक लेगो ब्रिक से, जैसे ईंट से मकान बन जाता है, वैसे ही दुनिया में जितने प्लांट हैं वो एक ब्रिक, एक सबसे छोटी इकाई से बने हुए हैं, और उस इकाई का नाम है सेल। ओके, सभी या तो चीज़ें सेल की बनी होती हैं या इनके प्रोडक्ट्स की बनी होती हैं। अब यही चीज़ थियोडोर श्वान ने कह दी, और केवल कह दी किसके लिए, एनिमल्स के लिए, और ये भी आगे लाइन में शुमार हो गए सेल थ्योरी देने के नाम पे। भले से इन्होंने बस सेम बात दोहराई जो कि शील्डन ने दोहराई थी, बट एनिमल्स के लिए बोल दिया कि ये एनिमल्स के लिए जितने भी एनिमल्स होते हैं वो या तो सेल्स के बने हैं या उनके प्रोडक्ट के बने हैं।
ठीक है, सेल किस किस बने हैं ये इन दोनों ने मिलकर बता दिया, लेकिन वो सेल्स आ कहाँ से रही है इसका थोड़ा सा एक स्टेटमेंट दिया रुडोल्फ वर्च्यो ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसका नाम था ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। इसका मतलब होता है कि जितनी भी, देखिए आम भाषा में क्या होगा, आपको क्या पता है कि आप जिंदा हैं, और आप जिंदा हैं क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स ने बनाया है। आप अपने इमीडिएट पेरेंट्स को देख सकते हैं। उसके ऊपर आपको ये भी पता है कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी होते हैं उस, और भले से आपने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर या उन सबको लोगों को न देखा हो, मगर एटलीस्ट आपको पता है कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरीके से केवल इसी आइडिया के भरोसे पर रुडोल्फ वर्च्यो ने एक थ्योरी दे दी। उन्होंने बोला कि ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, कि जो भी सेल इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है वो अपनी पुरानी वाली प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रही है। इस बात को कह दिया रुडोल्फ वर्च्यो ने। इसके अलावा आपका जो इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, इसीलिए मैल्थस शिल्डेन, रुडोल्फ वर्च्यो और थियोडोर श्वान, इन तीनों को मिल करके बोला जाता है कि इन तीनों ने मिलकर आपको क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। और सेल थ्योरी में क्या क्या हो गए, पहला कि एनिमल जितने हैं वो सारे सेल के बने हैं या उनके प्रोडक्ट के बने हैं, प्लांट्स जितने हैं वो सारे उनके सेल से बने हैं या प्रोडक्ट के बने हैं, और जितने भी सेल आ रहे हैं वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं, ओमनिस सेल्युले ई सेल्युले। ओके, ये हो गया हमारा सेल थ्योरी। इसके अलावा जो एक नाम और है रॉबर्ट ब्राउन का, और उन्होंने देखा था सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, तो ये नाम आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितने नाम हैं वो नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए फटाफट यहाँ से देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से नाम हमने कर लिए। एंटन वॉन लीeuwenhoek हमने कर लिया जो कि सेल वॉल देखा, रॉबर्ट ब्राउन हमने कर लिया जिन्होंने न्यूक्लियस देखा, इसके बाद शील्डेन देख लिया हमने, मैल्थस शील्डेन देख ली जो कि बॉटनिस्ट थे उन्होंने, और ऐसे ही प्लांट के बारे में बोला जो कि सभी प्लांट सेल के बने होते हैं। इसके बाद हमने देखा थियोडोर श्वान ने 1839 में, जो कि जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने यही बात एनिमल्स के लिए बोल दी कि भाई जितने सेल्स हैं जितने भी वो हैं वो इसी चीज़ के बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ खास बात नहीं बोली इन लोगों ने। एक अंतर ये बोल दिया है कि शील्डेन ने बोल दिया है कि भाई प्लांट में सेल वॉल होती है, और श्वान ने बोल दिया कि भाई प्लांट में सेल वॉल, सॉरी एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ये हमको आगे भी वैसे भी पढ़ना ही है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिक्र यहाँ पर इसलिए आ रहा है। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ द श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। श्वान के इस आगे क्या प्रपोज किया कि जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे या तो सेल से बने हैं या उनके प्रोडक्ट से बने हैं। शील्डेन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, उन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को बना दिया। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। ये थ्योरी ये तो बता रही थी कि हाँ चीज़ें किसकी बनी हैं, लेकिन ये सेल आ कहाँ से रही है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था, और इसका अंदाज़ा दिया रुडोल्फ वर्च्यो ने 1855 में, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसका नाम था ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, जिसके मुताबिक क्या है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हम अपने माता पिता से आ रहे हैं, वो अपने माता पिता से आ रहे हैं, और ये ऐसे ही ट्रेल चली आ रही है दुनिया की हर एक जीव जंतु प्लांट। आपको मालूम है कि आपको, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, फूल गोभी आप जो खाते हैं ना, फूल गोभी और आप में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है आप दोनों का वो 50% सेम है। आप अपना 50% बिल्कुल सेम चीज़ खा रहे हैं, जिस 50% फूल गोभी और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, तो 50% आप सेम हैं। एक तरीके से आप अपना ही आधा अंक खा रहे हैं, 50%। हम आपस में अगर आप बोलेंगे गोभी और इंसान 50% हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल 50% तक मिलता है, तो हमारा कितना मिलता होगा? तो आपका जो भी ये वीडियो सुन रहा है और मेरा 99.9% जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। लगभग 99% आपका गोरिल्ला से मिल जाता है, चिंपैंजी, सॉरी गोरिल्ला से नहीं, चिंपैंजी से मिल जाता है, गोरिल्ला में थोड़ा सा और कम होगा। तो ये है हमारा लेवल ऑफ रिलेटेडनेस कि हम एक दूसरे से कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं। ओके, ये हो गया हमारा सेल थ्योरी का बेसिक, कि सेल थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से होती है। अब हमें बढ़ना है आगे कि हम सबसे पहले जायज़ा लेंगे बेसिक का, और बेसिक किसका? ओवरव्यू ऑफ द सेल। चाहे यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लांट सेल वॉल हो, कुछ भी हो, आपकी जो चीज़ें कॉमन है जो कि हर एक सेल में, वो यहाँ पर आपको बताया गया है एज एन ओवरव्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। आपको यहाँ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा है एक चीक सेल की।
आपको मालूम है कि अगर आप एक बार थूकते भी हैं तो उसमें आपका कई 100 सेल एक बार निकल जाते हैं। आप अगर हाथ झाड़ते भी हैं तो उसमें कई 100 सेल एक बार में निकल जाते हैं। आपके बॉडी में जितने आपके नंबर ऑफ सेल्स हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया आपके ऊपर, आपके अंदर जिंदा हैं। मतलब कि अगर आप 100 सेल्स के बने हैं, अगर आपका नंबर ऑफ सेल्स 100 है कि आप 100 सेल से बने हैं, तो आपके ऊपर, आपके बदन पर, आपके गट में, आपके रिप्रोडक्टिव हर जगह पर आपका लगभग टोटल मिलाएंगे तो 1000 सेल मिलेंगे। हर सेल पर 10 सेल पहले से मौजूद हैं आपके बॉडी में बैक्टीरिया की। तो ये, और ह्यूमन के माउथ में इतना पॉपुलेशन होता है, आप सुबह सुबह देखेंगे तो कि जितना पॉपुलेशन अर्थ पे ह्यूमंस का है उतना ही पॉपुलेशन बैक्टीरिया का हमारे मुंह में होता है जब हर रोज हम उठते हैं सुबह सुबह। ओके, सम फैक्ट्स जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग थे। अच्छा, इसके अलावा ये है आपका चीक सेल कुछ इस तरीके से दिखता है और आपका प्लांट सेल कुछ इस तरीके से दिखता है, स्टिफ एकदम होता है। और क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हैं। जो कुछ कॉमन चीज़ है वो आपका हम देख चुके हैं, 3 चीज़ें हम देख चुके हैं ना। एक तो हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या रह गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपका अंदर का जो लिक्विड होता है जहाँ सारी रिएक्शंस चल रही हैं, जहाँ सब कुछ हो रहा है, आपका मेन अरीना, मेन प्लेग्राउंड जहाँ पर लोग खेल रहे हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं आपकी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइटोप्लाज्म। ओके, सेल का प्लाज्मा, ठीक है, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा हमारा ऑब्वियसली एक जेनेटिक मटेरियल होना ही चाहिए, दोनों में मौजूद है जेनेटिक मटेरियल। और इसके अलावा राइबोसोम्स भी इसमें आ गए, जो कि आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की मशीनरी है। वो किस तरीके से सिंथेसाइज करती है जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये 3 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। ओके, अब इसके अलावा आप अगर गौर फरमाएं तो यहाँ जो प्लांट सेल हमने बनाई है अनियन की, उसमें बाहर एक लेयर देख रहे होंगे आप, और इस लेयर का नाम है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट की पहचान है, एनिमल्स में नहीं होती है, और प्लांट्स में ज़्यादातर ये बनी होती है सेल्यूलोज की। हम पहले भी पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि जो प्लांट का सेल वॉल है वो आपका बना होता है सेल्यूलोज का, आपका जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो आपका बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, और आपका जो फंगाई का सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का। ये 1 नंबर में क्वेश्चन हर दूसरे साल या इन तीनों में से हर साल एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब ये तो पोर्शन कर लिया हमने कि आखिर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब थोड़ा सा एक और लेवल चलते हैं। ये दोनों ही सेल में न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंट है, न्यूक्लियस है दोनों के पास, चाहे आपका चीक सेल हो चाहे आपका प्लांट का अनियन सेल हो, और दोनों के ही अंदर आपको कुछ ऑर्गेनल देखने को मिलेंगे। आपकी बॉडी में क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। तो जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन होता है वैसे ही सेल के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनल होगा। तो इसका क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनल। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, या तो ये मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, मेम्ब्रेन हो सकती है इनके ऊपर, या विदाउट मेम्ब्रेन हो सकते हैं। जो विदाउट मेम्ब्रेन है उसमें आ गए आपके 3 चीजें आपको जो याद रखनी है। वो रहेगा आपका पहला राइबोसोम, बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन भी, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, और आपका तीसरा, देखिए घबराइए मत, मैं जितने भी नाम ले रहा हूं वो सारे नाम हमको डिटेल में डिस्कस करने हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है, हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, एक एक चीज को उठा के हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। राइबोसोम हो गया, जो मेम्ब्रेन नहीं है जिस पे, राइबोसोम हो गया, इंक्लूजन बॉडीज हो गया, और तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, सेंट्रियोल। ये 3 चीज़ों में कवरिंग नहीं होती है। बाकी सारे आपके भाई न्यूक्लियस भी कवरिंग है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या गोल्गी एपरेटस हो गया, सब कवरिंग होता है, सब मेम्ब्रेन बाउंड है, वैक्यूल सब चीज़, हम इस सारी चीज़ों को देख लेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको कि यहाँ पर क्या क्या बोल रहे हैं कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व द सेल ऑफ द अनियन पील, कि आपने पहले, अगर हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको देखा हो, स्कूल में प्रैक्टिकल्स कराए गए हों, सरकारी स्कूल में नहीं होता है, नहीं कराए गए हों शायद, मगर 2 एक्सपेरिमेंट आपको कराए जाते हैं आमूमन। पहला एक्सपेरिमेंट होता है अनियन पील का,
जिसमें कि आपको माइटोसिस वगैरह भी दिखाया जाता है, और दूसरा होता है आपका ह्यूमन चीक सेल का, कि जिसमें आपका स्वैब लिया जाता है ह्यूमन चीक से और उसको माइक्रोस्कोप पर आके देखा जाता है। अब इसका जो अगर स्ट्रक्चर आपको बोल रहा है, चलिए लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर, याद करने की कोशिश करें। और ये लिख तो दिया है एनसीईआरटी वालों ने, मगर जहाँ सरकारी स्कूल में एक्सपेरिमेंट नहीं होते वो लोग क्या याद करेंगे। तो द अनियन सेल विच इज़ द टिपिकल प्लांट सेल, द अनियन सेल विच इज़ द टिपिकल प्लांट सेल, वो प्लांट सेल हमें डिस्कस किया हमने यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में। हैज़ द डिस्टिंक्ट सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखने की प्लांट की सेल वॉल, सेल्यूलोज, बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन, फंजाई, काइटिन। सेल वॉल इज द आउटर बाउंड्री, सबसे बाहर की बाउंड्री, एंड विदिन उसके अंदर इट इज द सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कि एक ही कवरिंग होगी जो कि आपका डीलिमिटिंग मतलब जो कि सेल का स्ट्रक्चर को लिमिट कर रहा है, रोक रहा है, और ये भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। इनसाइड ईच सेल, आपको दोनों सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, दोनों के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ये रहा आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस ये रहा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपका जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, आरएनए, ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। आके बोलते हैं ना बच्चा माँ बाप की तरह दिख रहा है, माँ बाप की तरह क्यों दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन पास की है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मौजूद थी, वो सेल के न्यूक्लियस में मौजूद थी, कि नहीं इसकी आंखें तो इसकी मम्मी पर गई है, नहीं इसके दांत या नाक तो इसके दादा पर गई है। तो दादा पर जाना भी इस बात का सबूत है कि दादा से पिताजी में आया और पिताजी से बच्चे में गया, भले से पिताजी में ना दिख रहा हो वो। तो ये इन्फॉर्मेशन ही तो है कि वो उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर के तो बॉडी ने उस तरीके की नाक बनाई। तो ये उसका बेसिक लॉजिक है, कि लॉजिक को समझिए कि वो क्या है, इन्फॉर्मेशन है। अब दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है वो भी हम देख लेंगे, अगर नहीं पता है किसी को तो। अब इतना मान लीजिए कि डीएनए को जब आप कॉम्पैक्ट करके रख देंगे, जब डीएनए को आप एकदम पैक करके रख देंगे, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, एक्चुअली हुआ ये था कि साइंटिस्ट ने क्या करा, सेल को तोड़ा, सेल को देखने के बाद उसमें देखा कि उसने स्टेन कर दिया। ठीक है, एक डाई डाल दिया, एक स्टेन डाल दिया, एक रंग डाल दिया, और उसको रंग डाल करके उसने एक स्टेन उस पर स्लाइड पर और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। अब क्रोम का तो मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोम, और जोम का मतलब होता है बॉडी। तो उसने बोला यार कोई चीज़ दिख रही है, कोई बॉडी दिख रही है, वो कलर ले रही है, तो चलो इसका नाम क्या देते हैं, क्रोमोसोम देते हैं। तो उसने नाम भी ऐसे ही दे दिया क्रोमोसोम, और बाद में जाकर के पता चला ये जो बॉडी कलर ले रही थी वो क्रोमोसोम है, और वो क्रोमोसोम कुछ नहीं है, पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। डीएनए जब पैक हो जाता है अच्छे से तो उसको क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, और वो डीएनए हो गया किसमें, न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम डीएनए का ही है, कंडेंस्ड फॉर्म को डीएनए कहा जाता है, वो क्रोमोसोम कहा जाता है। सेल दैट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड द यूकैरियोट। ठीक है, हमने ये भी डिफाइन कर चुके कि अगर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की तो वो यूकैरियोट, यू मतलब ट्रू, कैरियन आ रहा है, कैरियोट आ रहा है कैरियन से, मतलब न्यूक्लियस, जिसका ट्रू न्यूक्लियस हो। और ट्रू न्यूक्लियस किसका होगा, जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री होगी, जो बंद होगा, जिसने अपना डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखा होगा, वो होगा आपका यूकैरियोट। Whereas the cell that lack the membrane bound nucleus are known as the prokaryote, जिसमें वो मेम्ब्रेन, देखिए जेनेटिक मटेरियल तो हर किसी में होगा, चाहे आपका प्रोकैरियोट हो चाहे आपका यूकैरियोट हो, भले से ये जो कवरिंग है जिसमें है वो यूकैरियोट, जिसमें नहीं है वो प्रोकैरियोट। इन बोथ, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, जहाँ पर सारी रिएक्शंस होंगी, अंदर का सारा जो पानी होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, और यही आपका सेल का वॉल्यूम बनाता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज, आपकी जितनी रिएक्शंस होती हैं, प्रोटीन बनना, प्रोटीन बिखरना, प्रोटीन अलग अलग रिएक्शंस का होना, एंजाइम कैटालिसिस होना, ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, सब कुछ आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इनटू द लिविंग स्टेट, और ये सारी रिएक्शंस हो रही है ना, इन टोटल जो सम रिएक्शन का जो सम होता है, अगर आप इन सब रिएक्शंस को बोलेंगे कि ये सारी रिएक्शंस, तो उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म की सो कॉल्ड डेफिनेशन होती है, क्या कि द टोटल सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल इज नोन एज इट्स मेटाबॉलिज्म। तो वो सेल का मेटाबॉलिज्म हो गया। अगर मैं आपकी बात करूं, बोलूं कि द टोटल सेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इनटू द बॉडी, वो एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, सो बिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अलावा आपके क्या होंगे,
कुछ जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन होता है, वैसे सेल की बॉडी में क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होता है। तो दो तरीके के ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो देख लिया हमने। कुछ होंगे मेम्ब्रेन बाउंड और कुछ होंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड के इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, सब पढ़ना है हमको, एक एक चीज़ उठा उठा के डिटेल में देखनी है। अब इसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब राइबोसोम, और क्या है, राइबोसोम किसका एग्जाम्पल है, नॉन मेम्ब्रेन, हम डिस्कस कर चुके हैं। राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज और सेंट्रियोल, ये तीन चीजें हैं जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं। अब विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली इनटू द साइटोप्लाज्म, बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माना कि प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक, इसको थोड़ा सा इधर डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये राइबोसोम के बारे में क्या बोल रहा है, किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम हमारा एक तो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, दूसरा कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिल रहा है नॉर्मली, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है अगर ये यूकैरियोट है तो साइटोप्लाज्म में तो मिल ही रहा है यूकैरियोट के। उसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हुआ करते थे, उसके अंदर भी आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, एक लाइन में बताया जाएगा, क्योंकि आपका एंडोसिमेटिक थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कभी बैक्टीरिया हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, बैक्टीरिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्या थे, दोनों के दोनों कभी बैक्टीरिया हुआ करते थे। और अभी यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बन के रह रहे हैं, और यही इस चीज़ का गवाह भी है कि इनके पास इनका, मैंने बोला था ना कि किसी भी कोई भी चीज़ लिविंग है, इसको जानने के तीन चीज़ मुख्य तथ्य क्या होंगे, कि उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल हो। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है और क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी होता है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी कि उसकी कवरिंग हो, इसकी कवरिंग भी मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्लोरोप्लास्ट की भी कवरिंग मौजूद है। तीसरी चीज़ क्या बोली थी कि राइबोसोम का होना बहुत जरूरी है, तो ये भी राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है। तो ये चीज़ें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कभी अपने जीवन काल में, पुराने हमारे जो एंशिएंट सेल हुआ करते थे उसमें बैक्टीरिया हुआ करते थे। ये इसको अगर डिटेल में देखना है तो मेरे जो नीट के लेवल का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही आपको आइडिया देना चाह रहा है कि जो सेल्स है ना वो हर तरीके की होती है, उसका शेप हर तरीके का मिलेगा, उसका साइज़ हर तरीके का मिलेगा। आपको न्यूरॉन सेल्स आपके दिमाग से लेकर आप अपना अंगूठा हिला देते हैं, मतलब कि वो जो आपकी जितनी हाइट है, मतलब कि कोई ना कोई सेल आपकी बॉडी में इतनी लंबी है कि वो आपके सर से लेकर के आपके घुटने तक, मतलब टो, आपके अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक जा रही है। तो ये आपका न्यूरॉन हो गया। आपका आरबीसी जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, आपका कुछ भी, आप कोई भी सेल उठा लीजिए, हर तरीके का सेल आपका मौजूद है। ठीक है, चलिए आपको एक बढ़िया से एक याद रखने वाला एग्जाम्पल बोलता हूँ। आपने फुट्टा देखा होगा, फुट्टे में क्या होता है, ये आपका 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर का जो 10वां हिस्सा होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। अगर मैं इसको 1 मिलीमीटर मान लूँ, याद रखिएगा कि आपका जो फुट्टा होता है, अब अगर आपके आसपास है तो ज़रा देखिए, उसमें 1 मिलीमीटर देखिए। अगर आप इस 1 मिलीमीटर का एक इस तरीके से बनाएंगे बक्सा, बना दीजिए 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसका अगर क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे, केवल कितना है, 1 मिलीमीटर है ये, 1 mm क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर आप 5 मिलियन आरबीसीज रख सकते हैं। तो ये है थोड़ा आइडिया लगाने के लिए कि इनका साइज किस तरीके का होता है। आपको भले से इस तरीके से याद ना रहे कि वो कितना माइक्रोमीटर है, कितना मीटर है, बट आपको ये ज़रूर याद रह पाएगा कि वो इतना सा जो बक्सा बनेगा, कितना, केवल 1 mm क्यूब का, कितना, 1 मिलीमीटर क्यूब का, इसमें 50 लाख, 5 मिलियन इज इक्वल टू 550 लाख, 50 लाख आरबीसीज आ सकते हैं, पहली बात। दूसरा, ये आपको इधर साइज दिया हुआ है कि कितना कि बैक्टीरिया का कितना साइज हो सकता है, इसका कितना साइज हो सकता है। माइकोप्लाज्मा, जी हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा सेल है आपका माइकोप्लाज्मा, और इसका जो साइज़ है 0.3 माइक्रोमीटर है। बैक्टीरिया का साइज़ 3 से 5 माइक्रोमीटर रहता है, और आपका जो आरबीसी है उसका साइज़ रहता है 7 माइक्रोमीटर। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आपका 7 इसका साइज़ है और 3 इसका साइज़ है, तो लगभग
2 गुना हो गया कि 2 गुना बड़े हो गए आपके बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है, और वो भी बड़े वाले बैक्टीरिया का। इतना वैसे 1 माइक्रोमीटर हम कंसिडर करते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया का साइज़। ओके, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कितने आरबी, कितने वो आ जाएंगे आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे इस 1 mm³ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है शेप्स के बारे में बताया गया है। शेप्स के अलावा दे मे हैव द डिस्क लाइक शेप हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर शेप भी हो सकती है। आपका अमीबा कैसे घूमता है, ऐसे घूमता रहता है, नहीं घूमता रहता, वो क्या है, इरेगुलर शेप ही तो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा। सेल्स के बारे में हम अमूमन जो जानकारी है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। हम एक एक चीज़ को उठाएंगे और एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। तो ये था आपका वही सेल्स। कुछ एग्जाम्पल, शुरुआत कर रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, कैसे है हमारा, एक तो हमारा जो सेल होते हैं वो या तो प्रोकैरियोट हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, यूकैरियोट हो सकते हैं। प्रो मतलब कि जिनके अंदर पहली चीज़ एक तो न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस भी उसी के अंदर आता है, इस मेन रीजनिंग के अंदर आता है कि न्यूक्लियस भी नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड कुछ चीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर सबसे बेसिक मटेरियल है सर। इसके अंदर आपको मिल जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल, और आपको मिल जाएगा राइबोसोम। 3 चीज़ें मिल गई। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, वो देख लेंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें आपका प्रोकैरियोटिक सेल में मिल जाएंगी। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल भी कई तरीके की होती हैं, आप इसमें बस यही पढ़ते रहेंगे, हाँ ये भी इतने तरीके का होता है, ये भी इतने के तरीके का होता है, लेकिन हर एक चीज़ को बारीकी नज़र से ज़रूर देखिएगा, केवल रटने के नज़रिए से मत देखिएगा। आप इसको एक कहानी की तरह सोचिए। कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि धरती बन चुकी है और धरती बनने के बाद धरती पर कोई भी सेल उपलब्ध नहीं है। सेल उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका बादल मंडरा रहे हैं, बादलों से लाइटनिंग आई और लाइटनिंग से जो भी मॉलिक्यूल मौजूद थे वो आपस में रिएक्ट करके बना दिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और यही रीज़न है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तो पहला सेल बना, और ये पहला सेल था प्रोकैरियोटिक सेल। और इस प्रोकैरियोटिक सेल से आपका फिर यूकैरियोटिक सिंगल सेल बना, और फिर उससे आगे चल के आपका किंगडम प्लांटे, फंजाई, एनिमिलिया, ये सब बना। तो ये एक स्टोरी तो है, और आप इस स्टोरी का अगला सीज़न देख रहे हैं, और वो ये कहना चाह रहा है कि आपसे कि क्या ये जो अलग अलग चीज़ें इवॉल्व हुई हैं वो आखिर क्या क्या थी, किस तरीके से एक सेल जो अब जी सकता था, खाना खा सकता था, उससे जो वो सेल थी उससे आज एक ऐसा इंसान बन गया है जो एक माइक पर बोल रहा है और किसी चीज़ पर लिख रहा है और ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो उसके जैसे हैं। तो ये जो जर्नी है, यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो ये जो जर्नी है एक सिंगल सेल से लेकर के आज हम जहाँ इन चीज़ों को समझ रहे हैं, अपने अतीत को, अपने पास्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में कितना फैसिनेटिंग प्रोसेस है। इसको कुछ अलग अलग नज़रियों से देखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा कुछ चीज़ें मिल पाएंगी हमें। तो अलग अलग नज़रियों की अगर बात करें तो इनकी शेप अलग अलग होती है, उनको इसकी शेप के बेसिस पे उनका नाम भी दिया जाता है। अगर इसकी शेप एक बैक्टीरिया की तरह है तो इसका नाम दिया जाता है बैसिलस, और बैसिलस का एग्जाम्पल है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो कि आपका मिल्क को, कर्ड मतलब कि दूध का जो दही बना देता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा आपका कोकस अगर आपका स्फेरिकल होता है तो उसको कोकस कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो आपको निमोनिया कॉज कर सके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है, जो आपको निमोनिया कर देगा। इसी तरीके से आपका विब्रियो कॉलेरा जो आपको कॉलेरा कॉज करता है। स्पिरिलम या स्पाइरल जो कि आपका सिंगल सेल जिसको बोला जाता है प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, स्पेस फूड, ये क्या होता है, ये स्पाइरल शेप का होता है, स्पिरिलम बोला जाता है इसको। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, तो the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar to, even though the prokaryotes exhibit a wide variety of the shape and the function. इनका शेप आपको बड़ा अलग अलग मिलेगा, जो हम देख चुके हैं शेप अलग है, और उसकी वजह से इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। एक तो आपका फ़ायदा कर रहा है, मिल्क से दही बना रहा है, और एक आपको निमोनिया कॉज कर रहा है, ठीक है, तो आपके फंक्शंस भी अलग अलग हो गए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये खराब बैक्टीरिया अच्छा नहीं है, ये बैक्टीरिया अच्छा है।
असल बात यह है कि सभी चीज़ें ज़िंदा हैं और सब चीज़ें इस कश्मकश में हैं, इस जद्दोजहद, इस लड़ाई में शामिल हैं कि किस तरीके से जिया जाए, किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से बच्चे पैदा किए जाएँ, किस तरीके से इसको अपनी प्रोजेनी को, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इस दुनिया में छोड़ा जाए। सारी लड़ाई इसी चीज़ के ऊपर है। तो अच्छा और बुरा बैक्टीरिया नहीं होगा, केवल वो अपना ज़िंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा है, उसमें आपको अगर नुकसान हो रहा है उसको तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो ये था आपका थोड़ा फिलोसफिकल पार्ट। इसके बाद प्रोकैरियोटिक से चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, एक चीज़ हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा अगर इसमें दूसरी चीज़ ऐड करी जाए तो वो होती है इसकी सेल वॉल। तो सेल वॉल हम बना देते हैं ये बाहर की तरफ, ये हो जाएगी आपकी सेल वॉल। ये देखने में थोड़ा सेल वॉल तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ये हो गया आपका सेल वॉल, ठीक है। और सेल वॉल बैक्टीरिया का किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का, बहुत इंपॉर्टेंट, पेप्टिडोग्लाइकन। इसके अलावा इसके पास क्या मौजूद होता है? इसके पास आपका मौजूद रहेगा आपका जेनेटिक मटेरियल। ये क्या हो गया इसका? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल एंड दैट टू बी डीएनए। देखिए, एक तो होता है मेन क्रोमोसोम, और इस मेन क्रोमोसोम के अलावा भी हमारे पास कुछ मौजूद होता है। ये भी डीएनए के पीसेस ही हैं, ये भी सर्कुलर ही है, और इसका नाम कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है इसको? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी एक डीएनए का टुकड़ा होता है, ये भी सर्कुलर होता है, मगर इससे जीने मरने की बात नहीं होती है। अगर ये क्रोमोसोम, मेन क्रोमोसोम चला गया तो बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन प्लाज्मिड अगर कहीं चला गया तो बैक्टीरिया मरने वाला नहीं है। तो ये केवल और केवल कुछ खास क्वालिटीज़ देता है किसी भी बैक्टीरियल सेल को। तो इसका जो नाम होता है ना, उसको कहा जाता है, अगर एक लाइन में इसको समेटने की कोशिश की जाए तो इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, कि भाई क्रोमोसोम से तो एक्स्ट्रा है, क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, अपना नंबर खुद बढ़ा सकता है। ये वाला जो मेन क्रोमोसोम है, ये तो तभी दो में विभाजित होगा जब सेल विभाजित हो रहा होगा, लेकिन ये जो प्लाज्मिड होते हैं, ये जो डीएनए के टुकड़े होते हैं, ये अपने आप को कभी भी विभाजित कर सकते हैं, दो में बदल सकते हैं। पीस ऑफ डीएनए, सिंगल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए इज नोन एज द प्लाज्मिड। ये हो गया आपका एक और जो चीज़ मिलती है आपका बैक्टीरिया में। इसके अलावा और जो हम चीज़ पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, और वो है हमारा चहीता, इसको लेते हैं राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम। इतना बड़ा नहीं होता है, बस जस्ट टू टेल यू कि दिखता रहे, राइबोसोम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, एक और चीज़ हो जाती है, एक और चीज़ बच गई है हमारी, और वो है मीजोसोम्स। मीजोसोम देखिए, कहने को तो मेम्ब्रेन बाउंड है, मगर हुआ क्या था? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है ना आपको, ये अंदर ऐसे फोल्ड होने लगती है, और जब ये फोल्ड होने लगती है तो ऐसे इससे पिंच आउट होके ये कुछ वेसिकल्स बन जाते हैं, और इन वेसिकल्स को कहा जाता है मीजोसोम। क्या कहा जाता है? मीजोसोम। चलिए देख लेते हैं क्या हमने सारी चीज़ें कवर की हैं, और नहीं की हैं तो क्या नहीं की हैं, और क्या करनी है। प्रोकैरियोटिक सेल हैव द सेल वॉल। सेल वॉल हम देख चुके हैं, ये रही सेल वॉल, एंड फ्लूइड मैट्रिक्स देख चुके हैं। अंदर सामने जो होगा उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि नेकेड होता है, मतलब वो किसी कवरिंग में नहीं होता। वैसे नेकेड बड़ा अजीब सा वर्ड है, नहीं यूज़ करना चाहिए, फिर भी एनसीईआरटी में यूज़ किया हुआ है। इसकी जगह जो सही शब्द है वो है अनएडेड। हाँ, आपका चश्मा लगाते हैं तो वो क्या होगा? वो एड हो गया उसकी, और अभी चश्मा हटा देंगे तो अनएडेड। सो नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और इसके अलावा होता है मेन डीएनए, और मेन डीएनए को क्या बोला जाता है? जीनोमिक डीएनए। ये है आपका मेन डीएनए, और ये क्या होगा? ये सिंगल होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। मैनी बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल, इसके अलावा वाला बात कर रहे हैं, इसके अलावा स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, एंड दिस, इसकी बात हो रही है प्लाज्मिड की। दीज स्मॉलर डीएनए कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है इनको? प्लाज्मिड कहा जाता है। The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters such as to such bacteria। देखिए क्या होता है, डीएनए क्या है? डीएनए इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किसी ना किसी चीज़ की होगी। अब वो जैसे कि हमने बात की थी कि नाक
दादा पे गई है कि पापा पे गई है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ थी? डीएनए पे थी ना। वैसे ही आँखों के कलर की इन्फॉर्मेशन भी कहाँ होगी? डीएनए पर ही होगी। और वैसे ही किसी भी चीज़ को, आँखों का कलर कहाँ से आ रहा है? प्रोटीन से आ रहा है ना। तो कोई भी प्रोटीन बनेगा वो कहाँ पे लिखा हुआ है? वो इस डीएनए पे लिखा हुआ है। तो अगर इस डीएनए में कोई चीज़ बनाने की क्षमता है तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ इसके अंदर रहेगी, और जब वो चीज़ इसके अंदर रहेगी तो उसको स्पेशल क्षमता भी प्रोवाइड कराएगी। तो कुछ स्पेसिफिक फिनोटाइप का मतलब होता है जो आपको दिखे, बाहर से दिखे। ओके, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर, तो वो उसको प्लाज्मिड की वजह से मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड नहीं होगा तो ये सेल मर जाएगा, सेल जिंदा रहता है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया। अब ये जो एक एग्जाम्पल इन्होंने देके बताया है वो है बैक्टीरिया का रेजिस्टेंट हो जाना। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट से कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट क्यों हो रहा है। आपने सुना होगा कि भाई मच्छर रेजिस्टेंट हो गए, डीडीटी से अब मरते नहीं हैं, अब मच्छर रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी तरीके से कुछ ऐसे मच्छर आ गए हैं जिन पे डीडीटी का असर नहीं हो रहा है। उसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया ऐसे आ गए हैं जिन पर के एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा है, और उन बैक्टीरियाज पर जिन पर के एंटीबायोटिक, एंटी क्या होता है? खिलाफ, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, कोई भी लिविंग चीज़ के खिलाफ। लिविंग क्या है? बैक्टीरिया लिविंग है, तो एंटीबायोटिक क्या करेगा? लिविंग चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा? तो एंटीबायोटिक लिविंग चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, और बैक्टीरिया के पास है कुछ ऐसा हथियार जो कि एंटीबायोटिक को काट देगा, छोड़ देगा, इस छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा। और ये जो हथियार है वो होता है आपका प्लाज्मिड के पास। तो प्लाज्मिड है तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो सकता है। हर केस में ट्रू नहीं है, बट हाँ हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंट के जो ये जो जीन होते हैं वो प्लाज्मिड पर पाए जाते हैं। तो मरने और मारने की बात नहीं हो रही है, मरने मारने की बात होगी जब आपका मेन क्रोमोसोम को नुकसान होगा। इस पर नुकसान होगा तो बैक्टीरिया जिएगा, बट ये उसके पास कुछ खास ताकतें नहीं होंगी। अब इन हायर क्लास यू विल लर्न, आप अपने आगे आने वाली क्लास में भी ये पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से प्लाज्मिड का इस्तेमाल करके आप किसी यू कैन डीएनए इज यूज टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। कुछ लोगों के सर के ऊपर से बात जा रही होगी। आसान भाषा में ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए ये एक आदमी है, इस आदमी से आप कोई एक जीन निकालना चाहते हैं, आपने जीन निकाल लिया, और जीन निकालने के बाद आप इसको बैक्टीरिया में डालना चाहते हैं, तो किस तरीके से डाला जाएगा? वो इसी तरीके से डाला जाएगा कि बैक्टीरिया ह्यूमन का जीन हो गया, ये डीएनए हो गया, इस डीएनए को आप बैक्टीरिया, ये रहा, बैक्टीरिया को काट दीजिए, बैक्टीरिया खुल जाएगा। सॉरी, ये बैक्टीरिया नहीं है, प्लाज्मिड है। तो आप प्लाज्मिड ले लीजिए, प्लाज्मिड को बीच में से काट दीजिए, प्लाज्मिड खुल जाएगा, और यहाँ पर लगा दीजिए ये जीन, और इसको वापस डाल दीजिए बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के पास क्या आ गया? इंसान का जीन। इंसुलिन एक जीन होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि बहुत मददगार साबित होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। और पहले क्या करा करते थे लोग? जानवरों का इंसुलिन निकाल करके अपने आप में इंजेक्ट किया करते थे। फिर उसके बाद एक कंपनी आई लिली करके, उसने क्या किया? इस काम को बहुत आसान बना दिया। उसने क्या किया? इंसान से जीन निकाला और इस प्लाज्मिड में डाला, और प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाला, और फिर बैक्टीरिया ने इंसुलिन प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यही बोल रहा है कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे, 12वीं क्लास में ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लाज्मिड का इस्तेमाल होता है डीएनए को बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया का बदल जाना, ट्रांसफॉर्म। भाई भी एक ऐसी घटना हुई कि व्यक्ति बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। और वो घटना क्या थी कि जब एक बैक्टीरिया में ये एक नया प्लाज्मिड आप अगर अंदर डाल देंगे तो क्या हो गया? आपने उसको चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो एक डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए यहाँ क्या है? जो आपने इंसान से निकाला था वो आपका फॉरेन डीएनए हो जाएगा। बहुत सारे मटेरियल है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द यूकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका ये आपका यूकैरियोट का स्ट्रक्चर चल गया कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। अब नो ऑर्गेनेल like the one in eukaryote are present in the prokaryote except of the ribosome। कि भाई राइबोसोम तो मिलेगा, राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है। काम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है जी, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन्स। इंक्लूजन देखिए, मान लीजिए बैक्टीरिया एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ उसको बहुत सारा खाना मिल रहा था। अब बहुत सारा खाना मिल रहा है तो इसका इंतजार तो नहीं करेगा ना कि खाना खाता रहेगा, हो सकता है खाना भाग जाए, है। तो क्या कर लेता है कि खाने के ऐसे ग्रैन्यूल्स अंदर बना के रख लेता है,
और ये ग्रैन्यूल्स जो हैं वो किस चीज़ के भी हो सकते हैं, आपका लिपिड का ग्रैन्यूल हो सकता है, आपका ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ग्रैन्यूल हो सकता है। तो स्टोरेज एक तरीके की होती है, उसको कहा जाता है इंक्लूजन बॉडीज, और इसमें भी किसी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो भी हमको आगे डिटेल में पढ़ना है। तो और सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द म्यूजिज्म, और इसमें म्यूजिज्म्स भी हो सकता है। म्यूजिज्म हम देख चुके हैं कि जब पिंच अंदर की तरफ पिंच होकर वो वेसिकल बना लेगा तो उसको म्यूजिज्म कहा जाता है। ये सारा हमारा हमने कंप्लीट कर लिया क्या, प्रोकैरियोटिक का डिटेल्ड डिस्कशन कि क्या क्या होता है और किस किस चीज़ के काम में आता है। ठीक है, ओके। बात कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल एनवेलप। प्रोकैरियोट पे ही हैं हम अभी भी। अब प्रोकैरियोटिक में हम शुरुआत कर रहे हैं सेल एनवेलप के बारे में। देखिए, बैक्टीरिया जो होता है उसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो हो गया उसके आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर हो गए। इसके अलावा हम आप पढ़ लेंगे बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स, आउटर स्ट्रक्चर हो गए। फिर उसके बाद इनर स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं हम इसके। इनर स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम जेनेटिक मटेरियल। देखिए, आउटर स्ट्रक्चर में तो आपका बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। हम शुरुआत कर सकते हैं सेल वॉल से, भी सेल वॉल होती है। हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा हमारे पास हो सकता है क्या, पिलाए, आपका इसके साथ हो सकता है फिम्ब्रे, इसके अलावा हो सकता है सीलिया। ये सारे आउटर स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरिया के, इनको भी हमको देखना है फटाफट। इसके अलावा हो सकता है हमारा फिम्ब्रे हो गया, पिलाई हो गया, सीलिया हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगा। और ठीक है, ये तो हो गए बाहर वाले। इनर में आ गया आपका मीजोजोम, इसके अलावा आ जाएगा आपका राइबोसोम के अलावा जाएगा इंक्लूजन बॉडीज। और जेनेटिक मटेरियल में आपका दो आ गए। एक तो हो गया आपका मेन जीनोमिक डीएनए, जो मेन डीएनए, मेन क्रोमोसोम जो होता है उसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। और इसके अलावा जो दूसरा रहेगा हमारा वो प्लाज्मिड। ये दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं क्या होता है। तो ये है बैक्टीरिया का ओवरऑल चिट्ठा पुता, कच्चा चिट्ठा। ये रहा आउटर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पिलाई, फिम्ब्रे, सीलिया, ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जी, ये तो रही हमारा बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपका अगर कोई दूसरे स्ट्रक्चर मिलता है तो उसको बोला जाता है, ये होता है सेल वॉल। क्या हो गई आपका, ये मैं बना रहा हूँ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल हम डिस्कस कर चुके हैं किसका बना होता है बैक्टीरिया में, पेप्टिडोग्लाइकेन का। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कवर लेना चाहूँ कि अगर इसके बाहर भी कोई लेयर प्रेजेंट हो, ये जो इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर लेयर को कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहा जाता है इस पर्टिकुलर लेयर को, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स अगर आपका बड़ा स्लाइमी है, मतलब कि बड़ा लचीला है, तो इसको स्लाइम लेयर के नाम से जाता है, नाम में ही स्लाइम लेयर। अगर ये बहुत पुख्ता है, बहुत टाइट है, तब इसको कहा जाता है कैप्सूल। इसके अंदर होता है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ठीक सा दिखे। ये है हमारा सेल वॉल, और सेल वॉल बना होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन का। ठीक है, ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए, जो सेल वॉल होता है ना, वो सेल वॉल अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक में क्या होगा, एक तरीके के बैक्टीरिया में कुछ इस तरीके से होगा। पहले होगी आपकी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बहुत बहुत थिक पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल। ऐसे बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि स्टेन ले लेते हैं, और स्टेन का नाम होता है ग्राम स्टेन। जब ये स्टेन ले लेते हैं तो इनको कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दूसरे तरीके की सेल वॉल कुछ इस तरीके से होती है। एक लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये रही, इसके बाद बहुत पतली सी आपकी एक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होगी, और उसके बाद एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होगी। तो इस तरीके से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और चूंकि इस तरीके के बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को नहीं ले पाते हैं, इनका नाम दे दिया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए जी, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गया। इसके अलावा ये जो लेयर जब अंदर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ ऐसे
फोल्ड होती है और अंदर की तरफ ऐसे ही अगर एक वेसिकल बना ले तो इसको क्या बोला जाता है, मीजोजोम बोला जाता है। ठीक है, ये जो मीजोजोम होता है, क्योंकि इसकी जो वॉल होती है ना बैक्टीरिया की वॉल, बैक्टीरिया के वॉल में कई मेम्ब्रेन वाले एंजाइम मौजूद होते हैं पहले से। ठीक है, तो ये एंजाइम मौजूद है। अगर ये जब मीजोजोम बनता है तो इस बात की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इसके अंदर भी वो एंजाइम्स आ जाएंगे, और वो एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन के। तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन भी कर सकता है। ठीक है जी, ओके। तो चलिए इस वाले पार्ट का तो क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस वाले पार्ट पे क्या क्या दिया हुआ है। पेन हट ले लेते हैं कि जो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल जो होती हैं, हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। सेल एनवेलप कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। अब आउटर मोस्ट जो होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है। और जो कि उसके बाद जो फॉलो होती है, उसके बाद अंदर आती है सेल वॉल, और उसके अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी बिल्कुल इसी तरीके से हमने बाहर से अंदर की तरफ पढ़ा है, पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ऑल दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक उसका अलग अलग फंक्शन होता है। अब लेकिन एक साथ जब मिलती हैं तो सारी की सारा प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। अब बैक्टीरिया को आप, बैक्टीरिया जो होता है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, कि वो कोई स्टेन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। कि अगर ये हमने डिस्कस किया, अगर स्टेन ले रहा है तो ग्राम पॉजिटिव, अगर स्टेन नहीं ले रहा है तो ग्राम नेगेटिव। ठीक है जी। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको क्या कहा जाएगा, स्लाइम लेयर, और अगर बड़ी थिक है तो उसको कहा जाएगा कैप्सूल। अब इसके बाद आ जाता है सेल वॉल। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप एंड द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। उसको सपोर्ट देता है, बस्ट ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए, इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ये काम दिया गया है सेल वॉल को। और किसका बना होता है ये, याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन का। नाम में ही है पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब शुगर प्लस प्रोटीन, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर बोल रहा है कि एक सेमी परमिएबल, एक तो तब ये किसी चीज़ को पार जाने दो, परमिएबल है, नहीं जानेगा इम्परमिएबल है, लेकिन अगर कुछ जाने दे कुछ न जाने दे तो उसको कहा जाता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल होती है, ये कुछ को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती है। और दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दोज दैट ऑफ यूकैरियोट। भाई बोला ना, तीन चीज़ें तो हर एक चीज़ में मिलेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम और जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मीजोसोम, देखिए वो कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली बना नहीं है, वो बस मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो रही थी तो वो बन गया। विच फॉर्म्स बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर अंदर की तरफ बढ़ती है तो वो ऐसे एक्सटेंशन बनाती है और ये वेसिकल की फॉर्म में बना देती है, वेसिकल की फॉर्म में, ट्यूब्यूल की फॉर्म में, लैमेला की फॉर्म में। देखिए वेसिकल हो गया ये, ट्यूब्यूल हो गया ये, और लैमेला हो गया ये। ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर के बना देते हैं, अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग होती है वो मीजोसोम कहलाती है। अब दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। भाई सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, की डॉटर सेल का किस तरीके से जाएगा सामान, आधा सामान इधर आधा सामान, उसमें भी मदद करते हैं। अब दे ऑल्सो हेल्प इन व्हाट, रेस्पिरेशन, हमने जो देखा था, सिक्रीशन प्रोसेस, भाई अगर बैक्टीरिया कुछ सिक्रीट करना चाहे तो उसमें मदद करते हैं। एंड टू इंक्रीज द ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट, अगर आप अंदर का सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हैं क्या करेंगे, इनफोल्डिंग इस तरीके से कर दीजिए, क्या बन गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, नहीं हो गया। तो यही काम है इनका, सरफेस एरिया इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया, देखिए साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही चीज़ है। साइन मतलब ब्लू और ग्रीन कलर करके आप सियान कलर बना सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। There are other membranous extension into the cytoplasm called the chromatophore and which contains the pigment. इसमें अंदर की तरफ जो एक्सटेंशंस होती हैं उसमें पिगमेंट भी होता है, और उस पिगमेंट में होता है आपका मेनली क्रोमेटोफोर, मतलब कि कलर बेयरिंग पिगमेंट, मतलब कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ब्लू साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इस तरीके से क्या बन जाता है, ऑटोट्रॉफिक बन जाता है। चलिए ये तो एक बात हो गई।
अब बात कर लेते हैं एक्सटेंशंस के बारे में। जहाँ तक एक्सटेंशंस की बात है, उसमें रहता है हमारा, अगर ये सेल है तो इसमें एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर रहता है। इस स्ट्रक्चर को ऑब्वियसली मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका नाम होता है फ्लैजेला। और फ्लैजेला को अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपका बना होता है एक बेसल बॉडी होती है कुछ इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसके ऊपर आपका ये हुक होता है और ये हुक के बाद ये इस तरीके से फ्लैजेला इस तरीके से निकला होता है। तो ये हो गया आपका बेसल बॉडी, ये हो गया आपका हुक, ये बेसल बॉडी, ये हुक, और ये हो गया आपका फिलामेंट। ये बन गया आपका फ्लैजेला। अब फ्लैजेला के अलावा इसमें और भी चीज़ें होती हैं, वो क्या जैसे डिस्कस करते हैं पिलाई के बारे में। अगर देखिए क्या होता है कि ये पेरेंट हैं और पेरेंट से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जीन जो होते हैं वो जाते हैं किस में, प्रोजेनी में जाते हैं, है ना। लेकिन बैक्टीरिया की एक खास बात होती है, ये देखिए ये तो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो वर्टिकल हो रहा है ना, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ जीन हो रहा है। बैक्टीरिया क्या कर सकता है, एक बैक्टीरिया से अगर ये इसका मेन क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड, याद है प्लाज्मिड के बारे में हमने बात की थी, वो इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में शिफ्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, वो बनाएगा एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है पिलाई। ये होता है आपका पिलाई। और पिलाई जब इस बैक्टीरिया की जात के मिलता है तो इस तरीके से इस अपने प्लाज्मिड को एक सेल से दूसरी सेल में डाल सकता है। तो इसने भी तो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया और इसकी वजह से सो कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। सो कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये हो गया हमारा पिलाई। पिलाई के अलावा हमारे पास होता है फिम्ब्रे। मान लीजिए नदी में बैक्टीरिया तैर रहा है, तैरते तैरते एक जगह पहुंचा जहां पर उसको कई सारा खाना मिला। वहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ेगी चिपकने के लिए, और चिपकने के लिए आपको इस्तेमाल आते हैं जिनको कहा जाता है फिम्ब्रे। क्या कहा जाता है, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे के अलावा आपका जैसे अगर आपने पैरामीशियम अगर देखा होगा तो पैरामीशियम में इस तरीके से सीलिया होते हैं, और सीलिया आपके दो काम आ रहे हैं मेनली। पहला आप तो काम आ रहा है मूवमेंट के अंदर, मूवमेंट के, और दूसरा काम आता है कैप्चर फूड कैप्चर करने के लिए। तो ये हो गया आपके बाहर के स्ट्रक्चर। देखिए हमने फ्लैजेला करा, फ्लैजेला बना होता है फिलामेंट का, हुक का, बेसल बॉडी का। हमने पिलाई कर लिया, हमने फिम्ब्रे कर लिया, हमने सीलिया भी कर लिया। ओके, और ठीक है, तो ये काफ़ी है। अब बचता है हमारा एक जो हम बात किए थे ना इनर स्ट्रक्चर के बारे में। इनर स्ट्रक्चर के हमने बारे में क्या बात किया था, राइबोसोम के बारे में हमने बात करना है, और इंक्लूजन बॉडीज़ के। राइबोसोम जो होता है वो बना होता है आपका, ये कुछ प्रोटीन, ये इस तरीके से कुछ प्रोटीन होते हैं, और इस प्रोटीन में होता है आपका एक लार्जर सब यूनिट, और एक होता है आपका स्मॉलर सब यूनिट। इसके अलावा देखिए एक तो हो गया प्रोटीन, किसका बना है पहले हम ये देखने की कोशिश करें, बना किसका है। एक तो हो गया प्रोटीन, उसके अलावा इसके अंदर पड़ा होता है बहुत सारा आरएनए। ये क्या पड़ा होता है, आरएनए, और स्पेसिफिकली आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो जी चलो ये तो पता चल गया कि भाई किसका बना हुआ है। एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। लेकिन अगर आप राइबोसोम को देखेंगे किसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर, तो आपको इनका अलग अलग साइज देखने को मिलेगा। किस तरीके से कि देखिए इनका साइज़ कैसे मापा जाता है, इनको साइज़ मापा जाता है कि ये उठाइए काफ़ी सारे राइबोसोम्स उठाइए और उसको एक टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से डाल दीजिए और इसको घुमा दीजिए। घुमाने के बाद आपको एक बैंड मिलेगा, और ये जो बैंड यहाँ पर जो है राइबोसोम का बैंड है, मान लीजिए कि अगर आपने प्रोकैरियोट से राइबोसोम उठाए और वो यहाँ आकर उन्होंने एक बैंड बनाया, और तो वो बैंड था आपका 70S पर। एस स्टैंडिंग फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, या फिर स्वेडबर्ग नाम होता है इसका। देखिए कुछ नहीं है, एस क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। आप एक मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। तो ये जो 10 और 20 है ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो 70 और 80 हो गया मैग्नीट्यूड, और मील प्रति घंटा हो गया यूनिट, तो एस हो गया यूनिट। वैसे ही एस इसकी यूनिट हो गई, और यूनिट है स्वेडबर्ग, या आसान भाषा में सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कि वो कितना डेंसिटी वाइज वो कहाँ अलाइन करता है। तो प्रोकैरियोट वाले तो कर जाएंगे 70S पे अलाइन, और जो यूकैरियोट वाले हैं अगर मैं उसको दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करूं तो वो होंगे आपके 80S पे अलाइन। कहाँ पे, 80S पे।
तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स मिलते हैं वो होते हैं आपके 70s, और यूकैरियोट में जो आपको राइबोसोम्स मिलते हैं वो होते हैं 80s के। ठीक है, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन हम बताए थे कि इसका फंक्शन होता है फैक्ट्री है। ये एक वो जगह है, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, जहाँ पर एमआरएनए इस तरीके से आएगा। ये एमआरएनए के गाइडेंस में ये प्रोटीन का इस तरीके से सिंथेसिस करता है। तो फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपको राइबोसोम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो का, राइबोसोम के वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो राइबोसोम, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शंस में लिंक रहेगा आपका फेसबुक का भी। फेसबुक पर नया पन्ना अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पेज है सेम नाम से ही, और वहाँ पर मैं इन वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी अपलोड करूँगा। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए इन लेक्चर्स के, तो वो आप पेज लाइक कर सकते हैं फेसबुक पर जा कर के। ठीक है, ओके। सो राइबोसोम्स, द राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम। ओके, अब ये बोल रहा है सिंपल सा, पॉलीसोम क्या होता है? जब खूब सारे राइबोसोम एक सारे लाइन में लग जाएं और ये जुड़े हों एमआरएनए से, तो इसको कहा जाता है पॉलीसोम। इसको क्या कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम को छोटा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीसोम। इंक्लूजन बॉडीज हम पढ़ चुके हैं। अब कोई भी बैक्टीरिया है, कोई चीज़ रखना चाहता है अपने अंदर, वो किसी चीज़ में नहीं रख रहा है। अगर वो ऐसी पड़ी हैं, उसके सेल के अंदर ऐसे ही पड़ी हैं ग्रैन्यूल की फॉर्म में, तो उनको कहा जाता है इंक्लूजन बॉडीज। तो रिजर्व मटेरियल इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म और इनटू द इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में बोला जाता है। अब चाहे तो ग्लूकोज वगैरह को ग्लाइकोजन की फॉर्म में रख ले, चाहे आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रख ले, चाहे कोई ऐसी चीज़ रख ले, कोई वाइटामिन वगैरह के बनने की, मतलब कुछ भी जो इसको ज़रूरत है उसको वो एक ग्रैन्यूल की फॉर्म में रखेगा, तो वो इंक्लूजन बॉडी कहलाता है। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइजिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज का पॉलीमर होता है ग्लाइकोजन, सो ग्लूकोज पॉलीमर, और फाउंड इन द ब्लू, ग्रीन एंड द पर्पल एंड द ग्रीन फोटोसिंथेसिस, मतलब कि अलग अलग बैक्टीरियाज में गैस वैक्यूल भी देखने को मिलता है। गैस वैक्यूल कुछ नहीं है, स्टोर हाउस है, एक मेम्ब्रेन है, बाउंड है इस तरीके से, और ये वैक्यूल बन जाता है। इसको चाहो तो गैस वैक्यूल बना लो, इसको चाहो तो सैप वैक्यूल बना लो। वैक्यूल एक ऐसी चीज़ है जिसको एक स्टोर हाउस की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें किताबें रख दीजिए, आप चाहे तो उसमें कबाड़ा फेंक दीजिए, तो ज़रूरत के अनुसार वैक्यूल अपना टेस्ट बदल लेता है, अपना काम बदल लेता है। आपका मैराइन वाटर में अगर कोई अमीबा घूम रहा है या कोई ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म घूम रहा है, तो वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाएगा, आपका ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में काम आएगा। आपका प्लांट में ये आपका सैप या फूड स्टोर करने के काम में आता है। कहीं पर ये गैस वैक्यूल, गैस अगर मान लीजिए तैर रहा है कोई पानी में, उसको बायोन्सी चाहिए, उसको ऊपर पानी में आना है, तो वो इस गैस वैक्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये गैस वैक्यूल एक ऐसी चीज़ है जो स्टोर हाउस है, कैसे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अभी तक का प्रोकैरियोटिक वाला सेल। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोट के लिए। ओके।